साथियों, हमने मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन के पहले अंक में जाना था कि कैसे मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए राजी कर लेती है। उसके बाद से कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं और वहाँ पर उनका राजकवि के रूप में सम्मान होता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और वे फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मल्लिका नाम की भी कोई प्रेयसी कहीं उनका इंतज़ार कर रही है। आगे के दूसरे के अंक में आगे के नाटक को हम इस प्रकार देखते हैं। कुछ वर्षों के अनंतर, कुछ वर्षों के बाद ये कहानी शुरू होती है। वही प्रकोष्ठ, वही कमरा है जहाँ मल्लिका पहले बैठा करती थी। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ कुठले केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाँकियाँ लगी गई हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह का दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर बैठी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। अंशुक मीन्स पल्लू या दुपट्टा ठीक करती है। निक्षेप बोलता है, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? अंबिका, जो कि मल्लिका की माता है, निक्षेप पूछता है, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका जवाब देती है, वैसा ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। और फिर मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है और बोलता है, वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती हैं। मल्लिका बोलती है, औषध भी ठीक से नहीं खाती। और फिर औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप बोलता है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका बोलती, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाते हुई अधिक व्यस्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊँ। निक्षेप बोलता है। फिर आगे मल्लिका पूछती है, क्यों? निक्षेप बोलता है, कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। और फिर मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका बोलती है, किस बात का? और फिर निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप बोलता है, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका बोलती है, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थीं। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी, और कहते कहते रुक गया। मल्लिका बोली, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते हुए दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें मैं सुनी थी। और फिर अपनी वाणी को विराम दे देता है। मल्लिका बोलती है, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा।
और उठकर टहलने लगता है और बोलता है, सुना यह भी तो था न कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उसका विवाह हो गया है। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप बोलता है, एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। रुक कर उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, उसका उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने तुमने और फिर रुक जाता है। मल्लिका बोलती है, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदेवता बहुत विदुषी हैं। निक्षेप बोलता है, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी हैं। मैंने कहा है न कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत गिलानी होती है। मल्लिका कहती हैं, इसके विपरीत मुझे अपने से गिलानी होती है कि यह ऐसी मैं उनके प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप कहता है, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मल्लिका कहती हैं, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप कहता है, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। और फिर मल्लिका बोलती हैं, केवल इतना ही अंतर है निक्षेप जी। और फिर औसत लिए उठ खड़ी होती है, बोलती है, माँ को औसत दे दूं, अभी आती हूँ। और फिर अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औसत पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोके से छटा देखता रहता है। अंबिका औसत पीकर वो लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका बोलती है, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोके के पास से हट जाता है। निक्षेप बोलता, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप बोलते हैं, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सी हिर जाती है। मल्लिका बोली, वैसी आकृतियां? और फिर अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप बोला, नहीं हुआ? प्रश्न के रूप में पूछता है, नहीं हुआ? और फिर मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका बोलती है, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। तो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है और फिर बोलती है, हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। और फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोके के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप बोलता है नहीं, परंतु नहीं कैसे? और फिर टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोके के पास से हटकर आ जाता है। मल्लिका कहती है, सहसा उत्तेजित क्यों उठे आ रहे निक्षेप? निक्षेप बोला, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निक्षेप बोला, वे एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका बोली, परिचित आकृति? कैसी परिचित आकृति? निक्षेप कहता है, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। और फिर मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका कहती है, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती मल्लिका। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में निक्षेप बाहर चला जाता है और मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। और फिर अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोके के पास चली आती है।
ड्योढ़ी से रंगिणी और संगिनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिणी संगिनी को आगे करती है। रंगिणी रंगिणी संगिनी को आगे कर देती है। रंगिणी बोलती है, इससे पूछ, हम अंदर आ सकते हैं? संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी कहती है, तू पूछ ले। और फिर मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगिणी बोलती है, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका बोलती, हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिणी और संगिनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिणी बोलती है, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी बोली, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिणी बोलती है, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी कहती है, और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिणी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिणी बोलती हैं, और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती हैं। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती हैं। अब गद्य की ओर जा रही हैं। और तुम्हारा परिचय? और फिर मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी बोलती है, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका बोली, किस स्थान को? रंगिणी बोली, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका बोली, प्रकोष्ठ। रंगिणी बोली, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और फिर चुप हो जाती है। कुम्भों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है और पूछती है, इसे इसे क्या बोलते हैं? मल्लिका मल्लिका बोलती है, कुंभ। रंगिणी, कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ? निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी पूछती है, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका बोली, स्थानीय शब्द? संगिनी बोली, हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। यरवाणस्तरवाण ऋषियो बभूव। मल्लिका बोली, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगड़ी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती रहती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी बोली, देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका बोली, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? थोड़ा प्रश्न सब करती है। मल्लिका कहती है, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता, और पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी बोलती है, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। और फिर रंगड़ी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर जाकर उसके पास आ जाती है। रंगड़ी बोली, देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कभी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी बोलती है, अच्छा अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका बोलती, कैसी वनस्पति? संगिनी, कैसी वनस्पति? और फिर सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानी महोत्सव। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? मल्लिका बोलती, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी बोलती, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका बोलती है, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि। और फिर कहते कहते रुक जाती है। रंगिणी बोलती है, रहने दे संगिनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। और फिर संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी बोलती है, अच्छा,
तुम्हारा वह समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिणी। और फिर दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती हैं। और फिर मल्लिका बोलती है, आज बरसों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे, उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। और कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है और फिर उज्जैन की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, परत से कर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। और फिर मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है और बोलती है, कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के ये हैं, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। और फिर निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। और फिर परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। और फिर शांत हो जाती है। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। जोड़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार बोलता है, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका बोलती है, कहिए। अनुस्वार बोलता है, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रह जाती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार कहता है, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कवींद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। अनुस्वार कहता है, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के प्रणेता, कवींद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दुहिता, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि। फिर अनुस्वार बोलता है, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। अर्थात मातृगुप्त कालिदास हैं। मल्लिका बोली, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार बोलता है, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों में संपन्न किए देते हैं। आओ अन्नासिक। दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक बोलता है, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार बोली, देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक बोलता है, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार दक्षिण की ओर और नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक बोलता है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार कहता है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और फिर कुंभ के पास चला जाता है। अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार बोला, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार बोला, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक बोला, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार बोला, तो? अनुनासिक बोला, तो कुंभों को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोड़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है।
अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है। अनुस्वार बोला ये वस्त्र। अनुनासिक बोला वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार बोला क्यों? अनुनासिक बोला शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार बोला कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक कहता है यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार कहता है यह याद है कि ऐसा प्रमाण है? अनुनासिक बोला हाँ। तो अनुस्वार बोला तो? अनुनासिक बोला तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार बोला हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक बोला संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार बोला अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक कहता है परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार बोला चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक कहता है समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार बोलता है धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक कहता है मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। भाजन में से बर्तन। अनुस्वार बोलता है मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक बोलता तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुस्वार बोलता है मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक बोलता है और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार बोलता है मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक बोला नहीं अभी शेष है। अनुस्वार बोला क्या? अनुनासिक बोला यह चौकियां रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार बोलता है मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो? अनुस्वार बोला तो? अनुनासिक बोला तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार बोला हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक बोला तो? अनुस्वार बोला तो? अनुनासिक बोला हटा दो। अनुस्वार बोला मैं? अनुनासिक बोला हाँ। अनुस्वार बोला तुम नहीं? अनुनासिक बोला नहीं। अनुस्वार बोला क्यों? अनुनासिक कहता है क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार बोला फिर भी? अनुनासिक बोला पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार बोला परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। अनुनासिक बोला तो? फिर अनुस्वार बोलता है तो? अनुनासिक बोलता है हटा दो। अनुस्वार कहता है तुम हटा दो। अनुनासिक बोलता है तो रहने दो। अनुस्वार कहता है तो रहने दो। अनुनासिक अब? अनुस्वार कहता है हाँ अब। अनुनासिक बोलता है चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। अनुस्वार कहता है हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। और फिर मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल कहता है अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक कहता है क्यों? अनुस्वार अनुस्वार हाँ पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों? अनुनासिक अनुनासिक कहता है हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार कहता है हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल कहता है तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए, देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुंच गई हैं तो चलो। अनुस्वार अनुस्वार कहता है चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल कहता है वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। और फिर मल्लिका अंदर से आती है। मातुल कहता है आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। और चाटकर्ता की हंसी हंसता है और बोलता है देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं, तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? थोड़ा अटकता हुआ पूछता है। और फिर मल्लिका प्रियंग मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर अभिवादन की स्वीकृति देती है। प्रियंगु बोलती है आर्य मातुल आप अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल कहता है परंतु आपके लिए आसन, और चुप हो जाता है। प्रियंगु मंजरी बोलती है उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल कहता है असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि, और फिर कहते कहते रुक जाता है। प्रियंगु बोलती है आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल बोला मुझे थकाया है आपने? नहीं। फिर चुटकारता की हंसी हंसता है आपके कारण मैं थकूंगा। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का, आत्मश्लाघा नहीं करता। परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ,
मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो और फिर चुप हो जाता है। प्रियंका बोलती है, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल कहता है, अब मैं पशुओं को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख, ये कैसे? मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि और कहते कहते रुक जाता। प्रियंका की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रियंका बोलती है, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल बोलता है, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंका बोली, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातृ बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा, और चला जाता है। प्रियंका मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। प्रियंका बोलती, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका बोली, आप बैठ जाइए ना। प्रियंका बोली, नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है और बोलती है, आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में से हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका बोलती है, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए, और फिर शांत हो जाती है। प्रियंका बोलती है, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त, और फिर गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है, इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका कहती है, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंका मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंका मंजरी बोलती है, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर को बढ़ आती है। मल्लिका कहती है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु, और फिर प्रियंका मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती रहे। प्रियंका मंजरी बोलती हैं, इस सौंदर्य के सामने जीवन की ये सब सुविधाएं है या हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, और झरोखे के पास से हट जाती है। और फिर कहती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हम पर, तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। और फिर वहाँ पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है, और फिर कहती है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। और बैठ जाओ, और फिर आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है और बोलती है, यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका कहती है, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ, और फिर कोने से मोड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियंका बोलती है, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। और फिर मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका बोलती, कालिदास की। प्रियंका की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंका मंजरी बोलती है, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका बोलती है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। और फिर
प्रियंग मंजरी के ओठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंग मंजरी, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। और फिर जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। देवी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसीलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। और फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर और बोलती है, ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बड़ा बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। और फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं समझती? फिर मल्लिका बोलती है, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु बोलती है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। और फिर उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले ओठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हो। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे। और फिर मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है और कहती है, इसीलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगी, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान की क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। और फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है और बोलती, देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? फिर मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका कहती, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु बोलती है, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से सुलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका भी मूड सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं? और फिर प्रियंक पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंक बोली, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बनी नहीं हो कि। और फिर रुक जाती है। मल्लिका बोलती, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंक बोलती है, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे इष्टपति इस घर का संस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। और फिर मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखा प्रकट होती हैं, परंतु है अपने को दबाए रखती है। मल्लिका कहती है, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंक बोलती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। और ओठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है और बोलती है, मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? और फिर मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका बोलती है, देखा है। प्रियंक बोलती है, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका बोली, देवी। और फिर भोजपत्रों को बच्चे से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली आती है। प्रियंग बोलती है, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी
और फिर कहते कहते रुक जाती है। फिर और बोलती है, मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और उन्हें आवेश से अपना होठ काट लेती है। मल्लिका कहती है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। और गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। यंग बोलती, क्यों, तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती आती है। अंबिका कहती है, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। और प्रियंगु घूम कर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका बोलती है, माँ। अंबिका कहती है, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है, इसके लिए जीवन में। और फिर कहते कहते रुक जाती है और फिर सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और आस और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका कहती है, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेटे रहो। और उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। अंबिका कहती है, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी न करूं? चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका कहती है, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका कहती है, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है और कहती है, यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि। और फिर शांत सी हो जाती है। वे सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियंगु मंजरी कहती है, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब होठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अभी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। और फिर मल्लिका चिढ़ जाती है। मल्लिका कहती है, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंगु मंजरी कहती है, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। और खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंगु बोलती है, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। और गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका बोलती है, लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी, उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियां का पर संस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका बोली। राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है? अंबिका कहती है, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की भित्तियों का प्रसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? मल्लिका कहती है, परंतु माँ।
और फिर अम्बिका बोलती है, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ, माँ, माँ। फिर खांसी उठने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम कहता है, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अम्बिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। और अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है और फिर राज की पगधूल घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? विलोम ऐसा कहता है। और फिर अम्बिका कहती है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? और उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के इष्टपति हमारे घर की रीतियों का प्रसंस्कार कर देंगे। विलोम बैठा बोलता है, बैठ जाओ अम्बिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। और फिर टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका कहती है, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। और अम्बिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है। अम्बिका कहती है, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। और मल्लिका कहती है, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे वहां से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। विलोम कहता है, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका कहती है, यह सच नहीं है। विलोम कहता है, सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णु दत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। और फिर मल्लिका कहती है, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम कहता है, और अर्थ? प्रश्न भरी दृष्टि से कहता है, और अर्थ क्या? और अर्थ क्या हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका कहती है, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। और फिर विलोम झरोके के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम कहता है, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, ये सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ विचित्र नहीं वहाँ भी विचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अम्बिका बोलती है, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं खांसी उठ जाने से सब डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधे को सहारा देती है। मल्लिका कहती है, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम कहता, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका कहती है, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका भी जीवित है। विलोम कहता है, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। और फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह है और कहता है, और विशेष रूप से वह है जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना चाहिए कि नहीं? मल्लिका कहती है, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है।
विलोम कहता है, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है और फिर झरोखे से बाहर देखने लगता है और कहता है, मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूँ। और फिर मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। और फिर बाहर देखने लगता है और फिर बोलता है, पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। और फिर मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। और फिर विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम कहता है, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे वहां से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मल्लिका कहती है, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ न करें। और फिर विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है और कह रहा, मैं कह रही हूँ, मल्लिका कहती है, और मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। यह मेरा घर है, मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। और फिर विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका कहती है, अरे विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि ये टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम बोलता है, चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकालता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूँ। और फिर झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है और कहता है, क्यों अम्बिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अम्बिका कहती है, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। और फिर स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलुम कहता है, परंतु मुझे खेद है, बरसों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। और फिर अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु और कहता, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान से मित्रता होती है। और फिर मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम। फिर विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो और कहता, मैं फिर कह रही हूँ। मल्लिका कहती है, मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम बोला प्रश्न भाव से, ऐसा? और फिर मुस्कुराकर अंबिका की ओर दिखता है और बोलता, तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। और कहते कहते रुक सा जाता है। मल्लिका कहती है, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलुम कहता, ऐसा? अच्छा। अंबिका क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है और बोलता है, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। और फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है,
फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका कहती है मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वश में मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका कहती है अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। और फिर मल्लिका उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, और सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। और अब आगे का वक्तव्य, आगे का वाचन अंक 3 में।